जय हिंद दोस्तों। उत्तरांचल ज्ञानशाला में आपका स्वागत है और उम्मीद है कि आपकी तैयारी बहुत बेहतर चल रही होगी। आप निरंतर अभ्यास करते रहिए। देखिए, इस श्रृंखला से आपको जीएस और करंट अफेयर में बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो इसको आप निरंतर करते रहिए। अगर आप इसको देखते हैं और प्रैक्टिस करते हैं तो मैं प्रश्नों की संख्या भी बढ़ाऊँगा और कोशिश ये रहेगी कि फ़िलहाल जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं वो और उसके आधार पर जो नए प्रश्न बन सकते हैं वो आपके अधिक से अधिक यहाँ पर कवर हो जाएं। चलिए हम शुरू करते हैं आज का प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका जोनाथन डंकन ने। ठीक है, तो जोनाथन डंकन जो थे, इन्होंने आपका भारतीय जो कानून है और दर्शन है इसको पढ़ने के लिए 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल थे, तो उनको सुझाव दिया। उनको बोला कि एक संस्कृत कॉलेज, यहाँ पे एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना की जाए। तो उन्होंने, कॉर्नवालिस ने स्वीकार को इस सुझाव को मंजूरी दे दी। तो 1971 में क्या कहते हैं आपका ये संस्कृत कॉलेज खोला गया। ठीक है, एक तो ये चीज़ हो गई, जोनाथन डंकन द्वारा खोला गया। ठीक है, तीसरी चीज़ क्या हो गई, 1974 में इसका नाम संपूर्णानंद संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी रख दिया। संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी इसका नाम रख दिया, नाम बदल दिया। ठीक है, दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरी चीज़ क्या होगा इसके बारे में जो याद रखने वाली है, वो ये है कि इसके जो पहले टीचर थे वो पंडित काशीनाथ थे। पंडित काशीनाथ इसके पहले टीचर थे। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें हो गई। और तारीख आपको याद रखनी, 1791 और 1974 में नाम बदला गया। आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका कार्यकाल तो होता है 6 वर्ष। बड़े ध्यान से कीजिएगा, 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो। यहाँ पर लोग गलती करते हैं 5 साल लगाने की, जानने के बाद भी कई बार गलती कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर विकल्प में 5 लिखा होता है और हमारा दिमाग वो चीज़ की तरफ जल्दी आकर्षित होता है जो हमने ज़्यादा बार देखी होती है। तो ज़्यादातर टेंजर हमने देखे हैं 5-5 साल के होते हैं, तो हमारा ध्यान सटक से 5 पे जाता है और गलती हो जाती है। अगला प्रश्न है, अल बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो आपको पता है ये महमूद गजनवी के साथ आया था और ये फारसी विद्वान था। इसने भारत के इतिहास पर पहली किताब, ये भी प्रश्न एग्जाम में बनता है, किताबुल हिंद लिखी थी। तो ये इसके अनुसार महमूद गजनवी के ही शासनकाल में इतिहासकार था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला जो प्रश्न है आपके सामने चौथा है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? हमारे पाठ्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय संगठन भी आते हैं, उनसे जुड़े करंट अफेयर भी आते हैं, तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसकी स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। तो उत्तर आपका बी हो जाएगा इसके अनुसार। और कहाँ हुई थी? बैंकॉक में, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ये 31 अक्टूबर 1920 की हुई थी। उसको कैसे याद रखना है? ट्रेड, ट्रेड से आप टी ले लो, टी से आपको याद आएगा T20, तो T20 से 1920। तो ऐसे आपके ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके जो पहले प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? लाला लाजपत राय, वो इसके पहले प्रेसिडेंट थे। ये भी याद रखना, अध्यक्ष थे। फिर आगे बढ़ते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने अनेक नहरों का निर्माण करवाया? आपको पता है ऐसे काम फिरोज शाह तुगलक ने किए थे, नहरों का निर्माण कराया था, सिंचाई वगैरह को उसने सुदृढ़ किया था। फिर आपका अगला प्रश्न है सातवां, हाल ही में गरीब कल्याण सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऐसे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिरकत की थी। और ये कहाँ किया था? ये किया था शिमला में। ठीक है, फिर आठवां प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान के शासनकाल में शाही महलों में हिंदू देवी देवताओं की पूजा होती थी? तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी तो कट गया, इसमें इसके समय तो ये काम नहीं होता था, और मसूद शाह भी कट गया। अब बचे ये दो। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप रिस्क ले सकते हो। तो यहाँ पर क्या था, जो खुसरो शाह था ये एक हिंदू था जो धर्मांतरण करके मुसलमान बना था, इसलिए ये, इसके बारे में तो कई सारी बातें हैं कि इसने अमीरों को बहुत पैसा दिया, खजाने से लुटा दिया खजाना, और मौलवियों को भी बहुत पैसा दिया उनको अपने पक्ष में करने के लिए। और
और कहीं ये मतलब अंदर ही अंदर वहाँ परेशान होता था कि मैं धर्म परिवर्तन करके जी रहा हूँ, लेकिन इसके अंदर का जो हिंदू वाली इच्छाएं थी वो अपने भूमि के प्रति वो प्रेम वो बना हुआ था। तो जो पहले हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ जो सल्तनत काल में महलों से निकाल के फेंक दी गई थी, इसने उनको वापस प्रतिष्ठित किया और फिर उनकी पूजा वगैरह शुरू कर दी। तो ये आपका उत्तर हो गया नसीरुद्दीन खुसरो शाह। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 9वां प्रश्न है आपके सामने, 92वें संविधान संशोधन 2003 में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं की गई? ठीक है, तो ये कोंकणी आपका उत्तर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे पहले आपकी कौन सी हुई थी, फिर कौन सी हुई थी, ये आपको क्रम को याद रखना है, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। फिर आपका उसके बाद अगला प्रश्न है 10वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र का मुख्यालय कहाँ है? ये आपको बताना है। तो आपका पता है आलू और शिमला की सब्ज़ी बड़ी अच्छी होती है, शिमला आलू खाते हैं, इसलिए आलू का केंद्र कहाँ है? शिमला, भारत में। 11वां प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में न्यूनतम लिंगानुपात पाया जाता है? तो देखिए ये तो बहुत पढ़ा लिखा शहर है, तो ये कट गया। लक्षद्वीप की सबसे ज़्यादा है, ये कट गया। अब ये दो बचे, दमन एंड दीव, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह। तो अब क्या होता है, अगर आपको पता होगा, आप कभी घूमे होंगे दमन एंड दीव साइड में, तो थोड़ा पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे भी पढ़ाई लिखाई उतनी ज़्यादा है नहीं। ठीक है, इस वजह से यहाँ माफ़ कीजिएगा, ये दमन एंड दीव का जो इलाका काफ़ी पिछड़ा इलाका है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर थोड़ा सा लिंगानुपात अंडमान निकोबार में भी बराबर है, क्योंकि यहाँ पर जनजाति वगैरह रहती हैं, तो वो लोग इस तरह के काम नहीं करते, उनके वहाँ ये चीज़ें बराबर रहती हैं। लेकिन ये जो दमन एंड दीव है, यहाँ पर थोड़ा लिंगानुपात कम है, न्यूनतम है। तो ये आपका उत्तर जाएगा दमन एंड दीव। अगर आपके दो ऑप्शन कटते हैं तो आप उसमें कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं, तिकड़म भिड़ा के रिलेट कुछ भी करके आप एलिमिनेट करके अपने ऑप्शन को चुनिए ज़रूर, छोड़िए मत। 12वां प्रश्न है, किस राजा के शासनकाल को तेलुगु साहित्य का क्लासिक कहा था? ये कृष्णदेव राय। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, कृष्ण भगवान जो हमारे भगवान हैं वो मुरली बजाते हैं और मुरली जो है इस यानी कि क्लासिकल संगीत में आता है। तो आप इसको ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि क्लासिक युग जो था कृष्णदेव राय के समय था। जिला योजना समिति डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन जो है किस इसका गठन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। जितने भी राज्य एग्जाम होते हैं उसमें पंचायती राज और म्यूनसिपल बॉडीज़ और म्यूनसिपलिटीज़ वाला जो पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, और इसके जो जितने भी आर्टिकल्स हैं 243 से लेकर 243 ZA तक या ZD जितने भी हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमीशन है तो इसमें डिस्ट्रिक्ट का डी किस में आता है? इसमें आता है। तो 243 के ZD में ये उत्तर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो Z से हो गया ज़िला, D से हो गया डिस्ट्रिक्ट, ऐसे करके कुछ रिलेट करके आप याद रख सकते हैं। तो ये जब जिसमें ज़िला और डिस्ट्रिक्ट दोनों आ रहे हैं वो आपका आर्टिकल 243 ZD, तो ये आपका उत्तर हो गया। तो इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवकों को उपलब्ध संवैधानिक सुरक्षा उपाय निम्न द्वारा सुनिश्चित किए जाते हैं। तो ये आपको पता होगा, सिविल सेवकों को अनुच्छेद 311 के तहत बर्खास्तगी और उनके अन्य जो नियम होते हैं वो संचालित होते हैं, तो इसके तहत उनको सुरक्षा मिलती है अनुच्छेद 311 के तहत। 15 प्रश्न है, क्वाड का दूसरा शिखर सम्मेलन 24 मई 2022 को कहाँ आयोजित हुआ? तो ये हुआ था टोक्यो में। भारत के किस आर्किटेक्ट को 10 मई 2022 को ब्रिटेन का रॉयल गोल्ड मेडल 2022 प्रदान की गई? ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आपको याद रखना है। तो ये कौन है? बालकृष्ण दोषी। ठीक है, किस तूफानी चक्रवात ने मई 2022 में बंगाल की खाड़ी के तटीय राज्यों में तबाही मचाई थी? तो किसने मचाई थी? आसानी ने। ठीक है, आसानी ने क्या मचाई थी? तबाही मचाई थी। जिन वस्तुओं की मांग उनकी कीमत पर निर्भर करती है वह वस्तुएं क्या कहलाती हैं? वो वस्तुएं कहलाती हैं वेबलेन वस्तुएं। ये इस वेबलेन नाम के अर्थशास्त्र ने ये अवधारणा दी थी, ये कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है ना, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जाता है, आपको इसको याद रखना है। ये इकोनॉमी का प्रश्न है और आपकी उसमें इकोनॉमी भी आती है जिसको हम नहीं पढ़ते हैं। तो छोटे छोटे क्वेश्चन तो मैं लेके आ रहा हूँ, लेकिन आपको पढ़ना तो पड़ेगा इकोनॉमी। उसके बाद 19वां प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ये तृतीय पीढ़ी। मल्टी प्रोग्रामिंग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर से।
थर्ड जनरेशन से ये चीज़ शुरू हुआ था। और आज का अंतिम प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्र नदी का दर्जा कब दिया गया? ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये है आपका 4 नवंबर 2008 को, 4 नवंबर 2008 को। ठीक है, तो भारत गंगा नदी को भारत की राष्ट्र नदी का दर्जा दिया गया। ये कब दिया गया? आपको याद है, पहले 2008। ठीक है, फिर कब? नवंबर, उसके बाद 4 नवंबर। तो इस डेट को आपको याद रखना है। ठीक है, तो आज के लिए इतने प्रश्न हैं। चलिए अब इनको पढ़िएगा। धन्यवाद।